जरा एक पल के लिए अपनी जेब के बारे में सोचिए। हो सकता है आपको अपना फोन मिले, शायद कुछ चाबियां, पर क्या आपको सिक्के या कागज के नोट मिले? हम में से ज्यादातर लोगों के पास नहीं होंगे, क्योंकि आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पैसा अदृश्य हो चुका है। सोचिए, हम अपनी मेहनत की कमाई को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए अब सिर्फ हवा में तैरते हुए सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। पर यह हमेशा से ऐसा तो नहीं था ना, है ना? एक जमाना था जब बाजार से कुछ खरीदने के लिए इंसान को अपनी गाय बकरियां साथ लेकर जाना पड़ता था। तो फिर हम अनाज की बोरियों से क्यूआर कोड तक पहुंचे कैसे? ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये कहानी है इंसान के भरोसे के विकास की। चलिए मेरे साथ समय में हजारों साल पीछे चलते हैं। उस दौर में जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करता था, उस समय पैसा या धन जैसे कोई शब्द था ही नहीं। इतिहासकार हमें बताते हैं कि शुरुआती मानव समाज लेन-देन पर नहीं बल्कि आपसी विश्वास पर चलता था। इसे गिफ्ट इकोनॉमी या उपहार की अर्थव्यवस्था कहा गया। इसका नियम बहुत ही सीधा साधा था। आज अगर मेरे पास शिकार का मांस ज्यादा है तो मैं आपके साथ बांटूंगा। कल जब आपके पेड़ पर फल लगेंगे तब आप मुझे दे देंगे। कोई हिसाब किताब नहीं था, क्योंकि तब मकसद अमीर बनना नहीं बल्कि मिलकर जिंदा रहना था। लेकिन जैसे जैसे गांव बड़े हुए, शहर बने, हमारा सामना अजनबियों से होने लगा। और आप तो जानते ही हैं, अजनबियों पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। बस यहीं से एक नई व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई। और यहां से शुरुआत हुई बार्टर सिस्टम की, यानी एक चीज के बदले दूसरी चीज। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, पर इसकी सबसे बड़ी मुश्किल पर गौर कीजिए। मान लीजिए, जैसा आप यहां देख रहे हैं, एक किसान के पास चावल है और उसे जूते चाहिए, लेकिन जूता बनाने वाले को चावल नहीं, दूध चाहिए। अब क्या करें? इसे ही जरूरतों का दोहरा संयोग ना होना कहते थे। इस एक मुश्किल की वजह से व्यापार करना एक बहुत ही जटिल पहेली बन गया था। इस पहेली को सुलझाने के लिए इंसान को एक ऐसी चीज की जरूरत थी जिस पर हर कोई भरोसा कर सके, और भारत में इस समस्या का एक बहुत ही दिलचस्प हल निकाला गया। शुरुआत में हमने काम आने वाली चीजों को ही पैसे का दर्जा दे दिया। वैदिक काल में गाय को ही धन का सबसे बड़ा रूप माना जाता था। फिर चलन में आई समंदर की छोटी छोटी सफेद कौड़ियां। ये शायद भारत की पहली ऐसी मुद्रा थी जिसे जेब में रखकर चलना आसान था, और ये व्यवस्था सदियों तक चली। पर असली बदलाव तब आया जब भारत के महाजनपदों ने धातुओं का इस्तेमाल शुरू किया। आज से लगभग 2500 साल पहले चांदी के टुकड़ों पर सूरज या पेड़ जैसे निशान बनाकर उन्हें एक पहचान दी गई। इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा गया। इसके बाद तो भारत में सिक्कों का एक सुनहरा दौर आया। कुषाण राजाओं ने सोने के सिक्के चलाए, तो सातवाहन वंश ने सीसे के सिक्के जारी किए, जिन पर जहाजों के चित्र बने थे, जो हमारे समुद्री व्यापार का सबूत थे। और फिर 16वीं सदी में शेर शाह सूरी ने चांदी का एक ऐसा सिक्का चलाया जिसका नाम उसने रखा रुपया। जी हाँ, यही हमारे आज के रुपये का पूर्वज है। लेकिन धातु के सिक्के भारी थे, लंबे सफर पर लुटेरों का डर भी लगा रहता था। तो अब एक नए, हल्के और सुरक्षित माध्यम की जरूरत महसूस होने लगी। 18वीं सदी के आसपास बैंकिंग का सिस्टम मजबूत होने लगा। लोग अपना सोना बैंकों में सुरक्षित रखकर बदले में एक कागज की रसीद ले लेते थे। धीरे धीरे लोगों ने सोने की जगह इन्हीं रसीदों से लेन देन करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें बैंक की साख पर अटूट विश्वास था, और यही रसीद आगे चलकर नोट या कागजी मुद्रा बन गई। अब पैसा कोई धातु नहीं रहा, पैसा एक वचन बन गया। जैसा आज भी हमारे नोट पर लिखा होता है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, ये विश्वास का एक प्रतीक है। आजादी के बाद बैंकिंग और व्यवस्थित हुई, लेकिन इस तेज रफ्तार दुनिया में कागज भी धीमा पड़ने लगा। और यहां से शुरू हुआ डिजिटल पैसे का संघर्ष, जो अपने शुरुआती दौर में बहुत ही उलझा हुआ था। पहले चेक का इस्तेमाल शुरू हुआ, पर पैसे को खाते में पहुंचने में 2 से 3 दिन लग जाते थे। फिर आया कंप्यूटर का दौर। हमारे पास NEFT आया, जिसमें पैसा तुरंत नहीं बल्कि कुछ घंटों के बाद टुकड़ों में भेजा जाता था। फिर आया RTGS, जो तेज तो था पर सिर्फ बड़ी रकम के लिए था। और IMPS ने 24 घंटे पैसे भेजने की सुविधा तो दी, पर वो भी एक आम इंसान के लिए आसान नहीं था। इन सभी तरीकों में एक बहुत बड़ी रुकावट थी, और वो थी जटिलता। पैसा भेजने के लिए आपको पाने वाले का लंबा सा अकाउंट नंबर, नाम और IFSC कोड, सब कुछ बिल्कुल सही सही डालना पड़ता था। एक भी अंक की गलती का मतलब था कि पैसा किसी और के पास जा सकता था। भारत के एक आम नागरिक के लिए यह प्रक्रिया बहुत डरावनी और मुश्किल थी। हमें किसी ऐसी चीज की जरूरत थी जो उतनी ही आसान हो जितना किसी को हाथ में नकद देना, और इस जरूरत को समझा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI ने। उनका सपना एक ऐसी व्यवस्था बनाने का था जहां अलग अलग बैंक एक दूसरे से आसानी से बात कर सकें। और साल 2016 में
भारत ने दुनिया को एक तोहफा दिया जिसका नाम है यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई ने वो कर दिखाया जो दुनिया में कोई और नहीं कर सका था। इसने आपके मोबाइल नंबर को ही आपका बैंक बना दिया। अब आपको किसी के बैंक का लंबा चौड़ा पता जानने की कोई जरूरत नहीं थी। और इस क्रांति में सबसे बड़ा योगदान दिया क्यूआर कोड ने। आज आप सड़क के किनारे चाय पी रहे हो या किसी बड़े मॉल में खरीदारी कर रहे हो, वो छोटा सा चौकोर कोड हर जगह मौजूद है। यूपीआई ने तकनीक की दीवार को गिरा दिया और डिजिटल पेमेंट को हर एक इंसान के लिए मुमकिन बना दिया। इसका असर इतना जबरदस्त है कि सिर्फ एक साल में भारत में 100 अरब से भी ज्यादा यूपीआई लेनदेन होते हैं। यह आंकड़ा दिखाता है कि जब तकनीक सरल और भरोसेमंद होती है तो समाज उसे कितनी तेजी से अपनाता है। आज एक छोटा सब्जी वाला भी बड़ी आसानी से डिजिटल पेमेंट ले रहा है। पैसा अब किसी तिजोरी में बंद सोना नहीं रहा। पैसा अब सिर्फ एक सूचना बन गया है। जब आप अपने फोन से पेमेंट करते हैं तब आप असल में नोट नहीं भेजते, आप सिर्फ एक सुरक्षित संदेश भेजते हैं कि मेरे पास जो मूल्य है वो अब आपका हुआ। हमारा सफर भरोसे से शुरू हुआ था, फिर हम पत्थर पर आए, फिर सोना चांदी, फिर कागज, और अब हम डिजिटल संकेतों पर हैं। भविष्य में शायद पैसे का रूप और भी बदल जाए। हो सकता है पेमेंट आवाज से हो या फिर बायोमेट्रिक से, पर एक चीज कभी नहीं बदलेगी और वो है इंसान की आगे बढ़ने की चाह। भारत की ये गाथा हमें सिखाती है कि जब तकनीक और विश्वास का संगम होता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे क्यूरियस, नेवर स्टॉप लर्निंग।